राधे राधे दोस्तों। इससे पूर्व की क्लासों में हमने ज्यामिति से संबंधित जो क्लासें ली थी उसमें हमने पढ़ा था बिंदु, बिंदु के प्रकार, रेखा, रेखाखंड, कोण और कोणों के प्रकार। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमने त्रिभुज की ली थी और उसके बाद वाली क्लास वृत्त की थी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज आदि की बातें करेंगे। और जो इसमें मैं आपके क्षेत्र मिति से संबंधित क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा, क्योंकि क्षेत्र मिति में आपके आयत और वर्गाकार वस्तुओं या वर्गाकार आकृतियों के बारे में जो क्षेत्र मिति है उससे संबंधित प्रश्नों का सिलेबस में बताया गया है। तो आयत और वर्ग से संबंधित हम क्षेत्र मिति की बात भी इसमें प्रश्नों के माध्यम से कर लेंगे। तो इस एक ही क्लास में आपके क्षेत्र मिति और जो आयत, वर्ग या चतुर्भुज है, चतुर्भुज से संबंधित ज्यामिति, ये दोनों ही पूर्ण हो जाएगी। और नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे उसमें हम घन, घनाभ, शंकु और बेलन के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें उसको मैं ज़्यादा लंबा न लेते हुए बहुत शॉर्ट में और आपको लगभग पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अब हम शुरू करते हैं इसकी। आज आयत से शुरू करते हैं। चतुर्भुजों में आयत की मैं बात करूं तो आमने सामने की भुजाएं क्या रहती है आयत में? बराबर रहती है। ये बहुत सी बेसिक सी चीजें जो आपको पता है। आमने सामने की भुजा मतलब भुजा CD भुजा AB के बराबर है और भुजा AC भुजा BD के बराबर। प्रत्येक कोण 90 डिग्री। इस प्रकार से बने रहने का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री यहाँ पर कोण रहेगा। तो हर एक कोण 90 डिग्री होता है। आयत में जितने भी कोण रहेंगे सारे ही क्या रहेंगे? 90 डिग्री रहेंगे। और चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। ये मैं आपको इससे पहले की क्लास में बता चुका था। और आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर मैं आयत में दो विकर्ण बनाऊं तो वे दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। जैसे मैं इसमें विकर्ण की बात करें, और अगर ये दोनों ही विकर्ण O बिंदु पे कट कर रहे हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। मतलब OC OB के बराबर होगा। OC किसके बराबर होगा? OB के। और OA OD के बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर, ये दूरी और ये दूरी बराबर, ये दूरी और ये दूरी बराबर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं आयत में। आयत का क्षेत्रफल देखें। मान लो ये आयत की लंबाई है, L मतलब लंबाई और B मतलब चौड़ाई। अगर ये आयत की लंबाई है और ये आयत की चौड़ाई है तो आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई जो रहेगा वो रहेगा आयत का क्षेत्रफल। आयत के परिमाप की बात करें तो आयत का जो परिमाप होगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये कैसे रहता है? परिमाप का मतलब रहता है, जैसे ये आयत मान लो ABCD है तो परिमाप जो रहता है वो रहता है AB दूरी की, जो AB दूरी है इसमें BC दूरी, फिर CD दूरी और DA दूरी को अगर मैं जोड़ दूं तो वो क्या रहेगा? परिमाप रहेगा। मतलब AB की लंबाई, फिर BC की चौड़ाई, फिर CD जो है ये लंबाई आएगी और फिर DA चौड़ाई आएगी। मतलब AB प्लस BC, भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD और भुजा DA, इन चारों को मैं जोड़ूं तो आयत का क्या रहेगा? परिमाप। तो AB तो क्या है? लंबाई है। BC फिर आ गई चौड़ाई, CD आएगी फिर लंबाई और DA फिर क्या आएगी? चौड़ाई। तो यहां से देखो आप, 2 बार तो लंबाई आ रही है और 2 बार क्या आ रही है? चौड़ाई आ रही है। तो इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का क्या हो गया? परिमाप हो गया। विकर्ण की लंबाई की बात करें तो आयत का अगर आपको विकर्ण देखें, अभी हमने देखा था, ये मान लो आयत का क्या है? विकर्ण है। अब इस विकर्ण की हमें क्या निकालनी? लंबाई निकालनी। तो ये तो है L तो लंबाई, B है चौड़ाई। ये L है, ये B है। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी, मैं यहाँ पे बात करता हूँ। ये आधार है। पाइथागोरस प्रमेय हम सबने देखी है। मान लो हम बात करें कि ये क्या है? आधार और ये है लंब। तो ये क्या रहता है? अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जिसे हम कर्ण भी बोलते हैं। ये आप सबने पढ़ा है। तो जब हमें लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, तो इसका मान ज्ञात करना, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो जो विकर्ण की लंबाई रहेगी वो अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब आयत के अंदर अलग अलग कंडीशनें बनती है। यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न आ जाते हैं बहुत सी बार, लेकिन जो ज्यामिति में ज्यादातर प्रश्न अभी तक जो है वो त्रिभुज और वृत्त से पूछे गए हैं। क्यों? क्योंकि आयत और वर्ग का क्षेत्र मिति के सिलेबस में आपको दे रखा है। तो इनके जो ये फॉर्मूले हैं
लंबाई गुणा चौड़ाई या परिमाप से संबंधित ये क्षेत्र मिति में प्रयोग कर लिए जाते हैं। तो इन आयत और वर्ग से तो क्वेश्चन वैसे कम आए हैं अभी तक, पर कभी अगर प्रश्न आ जाए तो ये प्रश्न बहुत डायरेक्ट आएंगे, बहुत सीधे रहेंगे, लेकिन अगर आप इन चीजों को नहीं देखोगे तो फिर आप वहां पर करोगे कैसे, क्योंकि वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे अब मैं उन्हीं चीजों को यहाँ पर शो कर रहा हूँ, जो प्रश्न डायरेक्ट वहां पर आएंगे आप इनको पढ़े यहाँ से सीधे। देखो, आयत के अंदर अगर कोई बिंदु P है, ABCD एक आयत है, उसके अंदर एक बिंदु क्या है, P है। अब यहाँ पर कोई बिंदु P था, तो C से P को मिलाया, D से P को मिलाया, A से P को मिलाया और B से P को मिलाया, तो इनमें एक रिलेशन बनेगा, वो रहेगा PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, P से B की दूरी का स्क्वायर प्लस P से D की दूरी का स्क्वायर, वो बराबर होगा P से C की दूरी का स्क्वायर और P से A की दूरी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है इस वाली कंडीशन में। अब इस प्रकार में प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, एक बिंदु P दे दिया, आपको ये दूरी दे दी, ये दे दी, ये दे दी और इस दूरी के बारे में पूछा, तो आप इससे इस दूरी का पता लगाए। आप ऐसा नहीं करें कि जैसे आपको पीडी दे रखी तो पीए भी पीडी के बराबर होगी, ऐसा नहीं होगा, पीए पीडी के बराबर नहीं होगी। आपको ये फॉर्मूला लगा के ही वहां से निकालना पड़ेगा, या फिर ये जो रिलेशन है कि पीबी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर, पीबी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर बराबर होगा पीसी स्क्वायर प्लस पीए स्क्वायर, इसकी सहायता से आप इसको हल करें जब कोई बिंदु पी आयत के अंदर ऐसे दिया हुआ हो। सेकंड कंडीशन या सेकंड कथन है, एक तरह से आप समझ ले, इसको कथन के रूप में भी ले सकते हैं। आयत की जो चारों भुजाएं हैं उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति जो रहेगी वो समचतुर्भुज रहेगी। क्या रहेगी, समचतुर्भुज। जैसे आयत है, इसकी ये चारों भुजाएं, इनके बीच के मध्य वाले बिंदुओं को अगर हम, ये एक यहाँ पर मध्य बिंदु ये रहा, यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर ये रहा, अगर हम इन चारों को मिलाए तो ये जो आकृति बनी है या ये जो चतुर्भुज बना है GFEH, ये क्या रहेगा, समचतुर्भुज रहेगा। नेक्स्ट बात करें हम, आयत के कोणों के समद्विभाजन से बना चतुर्भुज क्या होगा, वर्ग होगा। जैसे आयत के कोण है, ये एक कोण, दो कोण, तीन कोण और चार कोण, इन चारों ही कोणों का ये समद्विभाजक है, मतलब इन कोणों को क्या कर रहा है, आधा आधा बांट रहा है। जैसे इस कोण से निकल रहा तो ये आधा है और ये आधा, तो हर एक जो यहाँ से समद्विभाजक है, ये कोणों के समद्विभाजक है, मतलब कोण ए को क्या कर रहा है, आधा आधा कन्वर्ट कर रहा है, आधा बांट रहा है। ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों आगे जाके जी पे मिल रही है, ये रेखा और ये रेखा ई पे मिल रही है, और ये जो है ये कोणों के क्या है, समद्विभाजक, मतलब इन पे जो कोण बने हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, इनको ये रेखा क्या कर रही है, आधे आधे भागों में बांट रही है। कोण सी को ये रेखा आधे भागों में बांट रही है, कोण डी को ये आधे में बांट रही है, कोण ए को ये आधे में बांट रही है और कोण बी को ये आधे में बांट रही है। इस प्रकार ये आधे आधे भागों में बांट रही है, और इनको आधे आधे भागों में बांटने के बाद जो ये चतुर्भुज बन रहा है, ये वाला GFEH, ये जो बनेगा ये क्या रहेगा, वर्ग रहेगा। ये कथनों के रूप में है, कभी आपको ABCD चार कथन दे दे इस प्रकार के, तो उसमें आप इसको हल करें, और अगर कोई बिंदु P दे दे तो उसमें रिलेशन ऐसा रहेगा, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयत के बाद, हम वर्ग पे आते हैं। वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। इसकी चारों भुजाएं बराबर है, AB बराबर है BC के, BC और BC बराबर है CD के, और CD बराबर है DA के। तो एक तरह से ये बात होगी कि AB, BC, CD और DA चारों ही क्या बराबर है। भुजा AB बराबर है BC के, BC बराबर है CD के और CD बराबर है DA के, मतलब चारों ही भुजाएं क्या रहती है, वर्ग में बराबर रहती है, और चारों कोण क्या रहते हैं, 90 डिग्री के रहते हैं। ये सबसे बेसिक बात है, आप सबको पता होगी। वर्ग के विकार बराबर लंबाई के तथा एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो वर्ग के विकर्ण है वो एक तो बराबर लंबाई के रहेंगे और एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करेंगे। आयत में विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहे थे, वो एक दूसरे को बस बराबर भागों में बांट रहे थे। ये बात आप याद रखना कि आयत में जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। अब देखो, मैं वर्ग में अगर दो विकर्ण खींचूं, अब जो ये विकर्ण है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। ये एंगल 90 डिग्री रहेगा, इस एंगल की बात करें तो ये भी 90 रहेगा, ये भी 90 रहेगा और ये भी 90 ही रहेगा, मतलब चारों ही कोण यहाँ पर क्या बनेंगे, 90 डिग्री के बनेंगे, और ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक बिंदु O ले लेता हूं, अगर हम इसे O बोल दें तो ये OA बराबर होगा OC के और OB बराबर होगा OD के, मतलब ये जो विकर्ण है एक दूसरे को क्या करेंगे, बराबर भागों में बांटेंगे। OB बराबर होगा OD के, OC बराबर होगा OA के। ठीक है दोस्तों, और ये जो विकर्ण एक दूसरे को एक तो 90 डिग्री पर काटेंगे। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति वर्ग होगी। अब मैं वर्ग के चारों भुजाओं को मिला दूं, मान लो
यहाँ पर हम एक वर्ग ले लेते हैं, मान लो ये वर्ग है, मैं इसके चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाता हूं, तो उससे जो आकृति बनेगी वह भी एक वर्ग ही होगी। ये वर्ग मान लेते हैं आप ए बी सी डी, कोई वर्ग है ए बी सी और डी, इसकी मैंने चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया तो ई एफ जी और एच, ये जो आकृति बनी है इसके अंदर ये भी क्या रहेगी, वर्ग ही रहेगी। ये बात आप याद रखें, वर्ग के अंदर जो चारों वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो जो आकृति बनेगी वो क्या रहेगी, वर्ग ही रहेगी। जबकि इससे पहले हमने आयत में पढ़ा था, आयत के चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो जो आकृति बनेगी वो क्या बनेगी, समचतुर्भुज बनेगी। आयत में समचतुर्भुज और वर्ग में वर्ग ही बनेगी अगर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को हम मिलाएंगे। अब बात करें वर्ग का परिमाप, तो वही अगर हम इस दूरी को कोई एल ही ले लेते हैं तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाए, ये एल है, ये भी एल, ये भी एल और ये भी एल। वर्ग की जो चारों भुजाएं रहती है वो क्या रहती है, बराबर रहती है। तो दो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4l, 4 गुणा परिमाप क्या हो जाएगा 4l 4 गुणा भुजा। अब बात करें वर्ग के क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल होगा जैसे आयत में था लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ तो लंबाई भी एल है और चौड़ाई भी क्या है, एल है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई हम करेंगे तो एल गुणा एल मतलब भुजा का स्क्वायर। ए भी क्या है यहाँ की इसकी भुजा है जिसकी लंबाई एल है, तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई क्या है भुजा, भुजा ही इसकी लंबाई है सब जगह, क्योंकि आयत वर्ग है इसके चारों ही भुजाएं क्या है रहेगी, सेम रहेगी। तो लंबाई गुणा चौड़ाई करूंगा तो एल गुणा एल होगा, तो वो भुजा का ही क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर हो गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल एक और होता है एक फॉर्मूला, और 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अगर मैं वर्ग के विकर्ण यहां से निकाल लूं और इन दोनों को गुणा कर दूं 1/2 BD गुणा AC, तो उससे भी वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बात करें वर्ग के विकर्ण की बात, तो वर्ग के जो विकर्ण रहेंगे उसकी लंबाई रहेगी √2 गुणा भुजा। तो यहां से हम वर्ग का क्षेत्रफल जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था इसको अगर हम देखें एक तरीके से, तो विकर्ण क्या है √2 गुणा भुजा। अगर मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ तो 1/2 √2 गुणा भुजा गुणा √2 गुणा भुजा, विकर्णों की लंबाई दोनों में बराबर रहेगी। तो यहाँ से आप देखो 1/2 गुणा 2 गुणा भुजा का स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगी, तो ये भुजा का स्क्वायर आ गया ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया 1/2 विकर्णों का गुणनफल, और विकर्ण की लंबाई रहती है √2 गुणा भुजा। अगर मैं इसको यहाँ पर रख भी दूं 2 बार विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्ण सेम रहेंगे तो उससे वही फॉर्मूला आ जाएगा वर्ग के क्षेत्रफल का। नेक्स्ट हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज। वर्ग की बात हो चुकी है, वर्ग में एक ही चीज याद रखनी है कि वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो उससे निर्मित जो आकृति चतुर्भुज रहेगा वो भी वर्ग ही रहेगा। अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो और क्या हो, समांतर हो। अब समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं जो रहती है वो बराबर रहती है और क्या रहती है, समांतर रहती है। समांतर चतुर्भुज की जो दूसरी बात है, ये चारों ही भुजाएं बराबर है, ये इसके बराबर 1 2 3 4 समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर है, मतलब ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। ए बी बराबर है डीसी के, बीसी बराबर है एडी के, इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या रहेगी, बराबर रहेगी, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। जिसमें चारों ही भुजाएं बराबर हो उसको समचतुर्भुज कहते हैं, वो अभी आगे आएगा, हम उसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन समांतर चतुर्भुज में आपको याद रखनी आमने सामने की भुजाएं क्या रहेगी, बराबर रहेगी, ए बी बराबर होगी सीडी के और बीसी बराबर होगी एडी के। बराबर होने के साथ ही ये समांतर रहेगी। समांतर का मतलब अगर मैं ए बी भुजा को आगे बढ़ाऊं और इसको भी आगे बढ़ाऊं तो ये दोनों आगे जाने के बाद एक दूसरे को कट नहीं करेगी। इसी प्रकार बीसी को मैं आगे बढ़ाऊं और एडी को आगे बढ़ाऊं तो ये अनंत तक एक दूसरे को नहीं काटेगी, मतलब ये एक दूसरे की क्या है, समांतर है। तो ए बी समांतर है डीसी के या सीडी के और बीसी समांतर है एडी के, तो ये भुजा इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। तो आपको याद रखनी है ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होगी और क्या होगी, समांतर भी होगी। तो यह तो होगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे इस कोण की बात करूं तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण क्या होगा,
इस कोण ए कोण सी के बराबर होगा। ठीक है, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो कोण ए बराबर होगा कोण सी के, और कोण बी बराबर होगा कोण डी के। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है। जो समांतर चतुर्भुज रहेगा इसमें आमने सामने के जो कोण रहेंगे वो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। और समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, आसन्न कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। आसन्न कोणों से मतलब आप देखो, मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कोण ए का आसन्न कोण बी है, तो कोण ए प्लस कोण बी, इसका मान होगा 180 डिग्री। दो लगातार कोण ए के बाद बी आया या फिर बी या सी, तो कोण बी प्लस कोण सी भी 180 होगा। कोण सी और कोण डी की बात करें, ये ऐसे चल रहे हैं, ए के बाद ए और बी, ए के बाद इधर भी आ रहा, तो ए बी का योग क्या होगा, 180। बी सी का योग भी क्या होगा, 180। सी डी का योग कोण सी प्लस कोण डी, ये भी 180 डिग्री होगा। और कोण डी ए, कोण डी प्लस कोण ए, इसका मान भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। आसन्न कोणों का मतलब दो लगातार कोण ले लो आप, ए के बाद बी आ रहा, बी के बाद सी आ रहा, सी के बाद डी आ रहा। अब इनमें से आप लगातार कोई से भी दो ले लो, ए बी ले लो, बी सी ले लो, सी डी ले लो या डी ए ले लो, इनका योग जो रहेगा वो रहेगा 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पर हम आधार की बात करें तो मान लो सी डी इसमें आधार है, और ऊंचाई की हम बात करें, ये मान लो इसकी ऊंचाई है h। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई। आधार की बात करें तो भुजा CD, और ऊंचाई की बात करें तो h। ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आपको प्रश्न ऐसे आ सकता है, एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आधार आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी 3 सेंटीमीटर, तो आप आधार 8 है ऊंचाई 3 है, तो 8 गुणा 3 करेंगे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो रहेगा उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल रहेगा। या फिर आपको बोल दिया जाए, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है जिसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा जिसकी लंबाई आपको दे दी 15 सेंटीमीटर, और जो समांतर चतुर्भुज की भुजा जिसकी आपको लंबाई दी गई है उसके आधार पर ऊंचाई जो है वो है 5 सेंटीमीटर, तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। तो आधार आपको जो समांतर चतुर्भुज में भुजा दी गई है उसको आधार मानकर आपको ऊंचाई 5 बताई गई है, तो जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 15 गुणा 5, 15 बाय 75, तो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा आधार गुणा ऊंचाई, आधार CD ऊंचाई, इसको बोलेंगे ये रही h। नेक्स्ट हम बात करते हैं, समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे आयत में जो दो थे दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते थे, समद्विभाजित करते थे, वैसे ही समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण है AC की बात करें तो OA OC के बराबर होगा, OB OD के बराबर होगा। मतलब OB बराबर है OD के, OA बराबर है OC के। तो समांतर चतुर्भुज में जो दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। यही लाइन डबल लिखा है जी दोस्तों, इसको अपन मिटा दें। अब अगर हम इसमें बात करें त्रिभुज AOD की, किसकी, त्रिभुज AOD, AOD एक त्रिभुज ये बन रहा है, दूसरा त्रिभुज बन रहा है AOB, तीसरे त्रिभुज की बात करें तो BOC, और चौथे त्रिभुज की बात करें तो COD। यहाँ पर 1 2 3 4 देखो, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज बन रहे हैं। तो इन हर एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल रहेगा वो रहेगा 1/4 चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज ABCD है, इसके क्षेत्रफल का चौथा भाग इन तीनों चारों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफल का बराबर रहेगा। तो अगर हमें किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इस पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल में हम 4 का भाग दे देंगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण के वर्गों का योग उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। अब विकर्ण है, इनके अगर वर्गों का योग किया जाए समांतर चतुर्भुज में तो इनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर इनका विकर्णों के योग रहते हैं। आप देखो, अब समांतर चतुर्भुज में बात करें, विकर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर प्लस BD विकर्ण का स्क्वायर, इन दोनों विकर्णों का वर्गों का जोड़ बराबर होगा भुजा AB का स्क्वायर प्लस भुजा BC का स्क्वायर प्लस भुजा CD का स्क्वायर प्लस भुजा DA का स्क्वायर। ये एक रिलेशन है जिसको आप याद रखें, कभी इससे संबंधित प्रश्न आए तो आपको ये बात याद रखनी है कि वो समांतर चतुर्भुज में विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
नेक्स्ट हम बात करें समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर वर्णीय आकृति भी क्या रहेगी, समांतर चतुर्भुज होती है। तो जैसे वर्ग के चारों भुजाओं की मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बन रही थी वो वर्ग ही थी, ऐसे ही समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगी, आकृति समांतर चतुर्भुज ही बनेगी। जैसे इसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर मैं मिला दूं तो जो आकृति बनेगी वो समांतर चतुर्भुज ही बनेगी। मैंने चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया, अब जो आकृति बन रही है ई एफ जी एच, तो ये जो ई एफ जी एच है ये भी क्या रहेगा, समांतर चतुर्भुज ही होगा। अगली बात करें हम, समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक आयत बनाते हैं। वर्ग में हमने देखा था कि वर्ग के अंदर जो कोणों के समद्विभाजक थे वो क्या बना रहे थे, वर्ग ही बनाएंगे। और हाँ, और समांतर चतुर्भुज की हम बात करें तो समांतर चतुर्भुज में जो कोणों के समद्विभाजक है वो क्या बनाएंगे, आयत बनाते हैं। अब हम बात करें इसमें, देखो आप, कोण सी का समद्विभाजक है ईसी, कोण बी का समद्विभाजक है जीबी, कोण ए का समद्विभाजक है जीए, कोण डी का समद्विभाजक है ईडी। इन चारों ही कोणों के समद्विभाजक जो है ई एफ जी एच, इससे एक आकृति जो यहाँ पर बन रही है ई एफ जी एच, यह क्या रहेगी, आयत रहेगी। कोणों का समद्विभाजक अभी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। जैसे ईसी जो है ये कोण सी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, एक ये और एक ये, तो ये जो कोण सी इसको इसने क्या किया, दो बराबर भागों में बांटा। तो समांतर चतुर्भुज में जो कोणों के समद्विभाजक है वो क्या करेंगे, आयत बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करें, इसी में एक पॉइंट और रह गया, समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों के समद्विभाजक समकोण पे काटते हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण सी और कोण डी है, इनके जो समद्विभाजक है, इन कोणों के समद्विभाजक है, ये किस पे काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। अच्छा, ये समकोण पे क्यों काटते हैं, क्यों, क्योंकि इन कोणों के समद्विभाजक जब आयत बना रहे तो आयत अगर ये आकृति बन रही है तो ये कोण तो अपने आप ही 90 डिग्री हो गए, क्योंकि आयत में चारों कोण क्या रहते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो अगर आकृति आयत बन रही है तो ये कोण तो अपने आप ही क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। अब अगर हम बात करें, अभी हमने पूर्व में पढ़ा था आयत में, तो आयत के तो जो कोणों के समद्विभाजक थे वो तो वर्ग बना रहे थे। ठीक है दोस्तों, आयत में आयत के जो कोणों के समद्विभाजक थे वो तो वर्ग बना रहे थे। और हमने क्या देखा यहाँ पर, समांतर चतुर्भुज में जो कोणों के समद्विभाजक है वो क्या बना रहे हैं, आयत बना रहे हैं। तो आयत में जो कोणों के समद्विभाजक है वो वर्ग बनाएंगे, और समांतर चतुर्भुज में कोणों के समद्विभाजक क्या बनाएंगे, आयत बनाएंगे। और वर्ग में तो एक ही चीज याद रखनी है कि वर्ग में जो चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो उससे जो आकृति बनेगी वो वर्ग ही बनेगी। वर्ग में कोणों के समद्विभाजक से आयत या समांतर चतुर्भुज इस प्रकार की कोई आकृति नहीं बनेगी। ठीक है, अब हम बात करें समचतुर्भुज की। वर्ग में तो जो कोणों के समद्विभाजक है वो उसके विकर्ण ही रहेंगे। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। ठीक है दोस्तों, वर्ग में जो बात करें हम तो उसमें कोणों के समद्विभाजक उसके विकर्ण ही रहेंगे, मतलब उससे किसी प्रकार की कोई आकृति नहीं बनेगी। विकर्ण जो रहेंगे वो अपने आप कोणों के भी समद्विभाजक रहेंगे। ठीक है, जबकि आयत में अगर कोणों का समद्विभाजन करें तो उससे जो आकृति बनेगी वो वर्ग रहेगी, और समांतर चतुर्भुज में अगर कोणों के समद्विभाजन करें तो उससे जो आकृति बनेगी वो आयत रहेगी। अब बात करते हैं समचतुर्भुज की। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या बराबर हो तथा आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो। चारों ही भुजाएं क्या है, बराबर हो। तो ए बी बराबर है बीसी के, बीसी बराबर है सीडी के, और सीडी बराबर है एडी के। मतलब ए बी बराबर बीसी बराबर सीडी बराबर डी। चारों ही भुजाएं क्या है, बराबर है, और क्या है, समांतर है। ए बी सी डी के समांतर है, बी सी डी ए के समांतर है। चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तथा आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, मतलब कोण ए बराबर है कोण सी के, कोण बी बराबर है कोण डी के। कोण ए कोण सी के बराबर, कोण बी बराबर है कोण डी। आसन्न कोणों की बात करें तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, और कोण डी प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री। तो सम चतुर्भुज में आसन्न कोण क्या रहेंगे, उनका योग 180 डिग्री रहेगा। अब देखो आप, समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज में अंतर देखो। समांतर चतुर्भुज में भी आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है,
समचतुर्भुज में भी आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या है, बराबर है। ये तो बात हुई समांतर चतुर्भुज की। लेकिन समचतुर्भुज में जो है आमने सामने के कोण इसमें भी क्या है, बराबर है। तो अगर दोनों ही चतुर्भुजों में सेम कंडीशन है, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में, क्यों? क्योंकि बस समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में इतना ही अंतर है कि उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज में चारों ही भुजाएं क्या रहती है, बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर थी और समचतुर्भुज में चारों ही भुजाएं क्या है, बराबर है। बस इन दोनों में इतना ही अंतर है, बाकी आमने सामने की भुजाएं इसमें भी समांतर है, उसमें भी समांतर थी, और समांतर चतुर्भुज में थी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समचतुर्भुज में चारों ही भुजाएं बराबर है। तो इन दोनों में बस इतना अंतर है कि इनमें समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर रहेगी और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर रहेगी। लेकिन यह कंडीशन है जो उसमें थी वैसी ही कंडीशन इसमें भी है। अब नेक्स्ट हम बात करें, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके जो दोनों विकर्ण है एओ, एओसी पहला विकर्ण की बात करें तो एसी और दूसरा बीडी, ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब इस बिंदु पे आकर दोनों एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब OA बराबर होगा OC के और OB बराबर होगा OD के, एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। ये जो दोनों विकर्ण है AC और BD एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। ये सारे कोण क्या रहेंगे, 90 डिग्री के रहेंगे। ये बात आप याद रखना, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट। समचतुर्भुज के विकर्ण कोणों के समद्विभाजक होते हैं। समचतुर्भुज में जो विकर्ण है वो क्या रहेंगे, कोणों के समद्विभाजक रहेंगे। मतलब कोण सी AC को अगर मैं मिलाऊं तो ये जो C कोण है इसको ये दो बराबर भागों में बांटेगा। ऐसे ही BD है कोण B को दो बराबर भागों में बांटेगा। मतलब सारे ही कोण इन विकर्णों से क्या हो रहा है, दो बराबर भागों में बट रहे हैं, जैसा वर्ग में हो रहा था। इसलिए यहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई आकृति नहीं बनेगी। मतलब कोणों के समद्विभाजक को अगर हम आगे मिलाएं तो उनसे जैसे आयत में वर्ग बन रहा था कोणों के समद्विभाजक से, और समांतर चतुर्भुज में आयत बन रहा था कोणों के समद्विभाजक थे, लेकिन यहाँ पर हम बात करें समचतुर्भुज में कोई आकृति नहीं बनेगी कोणों के समद्विभाजन से, और वर्ग में भी कोई आकृति नहीं बनेगी कोणों के समद्विभाजक से, क्योंकि उनके विकर्ण ही कोणों के क्या रहेंगे, समद्विभाजक रहेंगे। अब समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या रहेगा, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ये बात आप याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं समचतुर्भुज के जो चारों भुजाएं हैं इनके मध्य बिंदुओं को मिलाएं तो क्या बनेगा, आयत बनेगा। जैसे AB BC CD और DA, इनके मध्य बिंदु EFGH को हमने मिलाया तो आकृति जो बन रही है EFHG, ये जो रहेगी ये आकृति रहेगी आयत। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें समचतुर्भुज के चारों भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के योग के बराबर होता है। जो समचतुर्भुज के चारों भुजाएं AB BC CD और DA, इनके वर्गों का जो योग है इनके विकर्णों के योग के बराबर रहेगा। ठीक है दोस्तों। इनकी भुजाओं का वर्ग होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ये बराबर रहेगा विकर्ण AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये रिलेशन आप याद रखें। अब बात करते हैं समचतुर्भुज में क्षेत्रफल की। समचतुर्भुज में अगर हम AC और BD दो विकर्ण खींचे तो जो क्षेत्रफल रहेगा AOD, AOB, BOC और COD, ये चारों ही क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। 1 2 3 4, ये चारों त्रिभुज बन रहे, इन चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रहेगा। और किसके बराबर रहेगा, 1/2 चतुर्भुज ABCD के। जो पूरा चतुर्भुज है ABCD इसके क्षेत्रफल के बराबर इनके क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल के चौथा जो भाग रहेगा मतलब 1/4, चौथा हिस्सा जो रहेगा इन चारों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर रहेगा। जैसे ये त्रिभुज की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/4 चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ऐसे ही इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम निकालेंगे और चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल रहेगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल। नेक्स्ट हम बात करें समलंब चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। समांतर चतुर्भुज में दोनों ही युग्म समांतर थे। समलंब चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर भी थी और चारों ही भुजाओं में आमने सामने की जो दोनों भुजाएं थी वो क्या थी, समांतर थी। वर्ग और आयत में भी ऐसा ही था। आय वर्ग में चारों भुजाएं बराबर और आमने सामने की भुजाएं समांतर, आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर थी। लेकिन समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होगी, बस एक ही युग्म ऐसा रहेगा जो एक दूसरे के समांतर होगा। जैसे AB समांतर है BC के
तो जो ए बी है वो समांतर किसके हैं, बीसी के, लेकिन बीसी और सीडी एडी एक दूसरे के क्या है, समांतर नहीं है। इनको आगे जाके मिलाएंगे तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर लेगी, कट कर लेगी। तो ऐसी भी चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, बस ए बी बराबर है, ए बी बस किसके, सीडी के समांतर है, एडी और बीसी एक दूसरे के समांतर नहीं है, तो इसका क्षेत्रफल जो रहता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। अगर हम इन दोनों चतुर्भुजों के बीच की दूरी यहाँ पर ले लेते हैं, अगर ये एच है तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो देखो मैं उस हिसाब से लिखता हूँ 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा ए बी प्लस सी डी गुणा इनके बीच की दूरी अगर h है तो ये h, ये हो गया इसका फॉर्मूला। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, समांतर भुजा ए बी और सी डी थी तो 1/2 ए बी प्लस सी डी गुणा h इनके बीच की दूरी, ये हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी 1/2 करके। अब बात करते हैं हम, यहाँ पर ए बी और सी डी एक दूसरे के क्या है, समांतर है, तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ए बी सी डी के समांतर है, इसमें हमने दो विकर्ण खींचे ए सी और बी डी, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर, ओ पर अगर काट रहे हैं तो जो ए ओ रहेगा गुणा ओ सी, ए ओ गुणा ओ डी, ए ओ गुणा ओ डी बराबर रहेगा बीओ गुणा ओसी के, ये कंडीशन है, इसको आप याद रखें, एओ गुणा ओडी बराबर रहेगा बीओ गुणा ओसी के। ठीक है दोस्तों, बस इसको आपको याद रखना है, कभी इससे संबंधित ऐसा प्रश्न आ जाए कि इसके बीच में कोई पॉइंट ले ले, जैसे दोनों विकर्ण है वो एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, तो इस प्रकार की कंडीशन में आपको ये कंडीशन लगा के कोई एक ऑप्शन टिक करना है, अगर वहां पर इनमें से 3 चीजें दे रखी और एक चीज आपसे पूछी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असमान भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर। जैसे यहाँ पर एडी और बीसी दो भुजाएं हैं जो असमांतर है और असमान भी है। अगर इन दोनों ही भुजाओं के मध्य बिंदुओं को हमने मिलाया, असमान न लिखकर इनको लिखो असमांतर, यहां पर आएगा असमांतर भुजाओं के ए बी और सी डी तो समांतर है, एडी और बीसी के असमांतर, तो असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, तो असमांतर भुजाएं ये दोनों है ए बी एडी और बीसी, इनके मध्य बिंदु ले लिया हमने ई एफ और ई, इन दोनों के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर देखते हैं हम जो लाइन आती है या जो रेखा आती है ई एफ, इसका जो मान होगा 1/2 ए बी प्लस सी डी के बराबर होगा। इस चीज को आप याद रखना सीधे, अगर समलंब चतुर्भुज में इन दोनों ही भुजाओं के असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर हम मिला रहे हैं तो इससे जो लाइन बन रही है या रेखा बन रही है ई एफ, इसका मान होगा 1/2 ए बी प्लस सी डी। ठीक है, अब समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई रेखा असमांतर भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। जैसे मैंने अब वहां पर तो ये बिल्कुल मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनाई थी, तब तो ये ई एफ की मान हमने निकाल लिया 1/2 ए बी प्लस सी डी। अब अगर हम बात करते हैं कि ये ई और एफ, मैंने एक लाइन खींची जो ए बी और सी डी के समांतर है, इनके मध्य में नहीं है, कहीं पर भी मैं और नीचे भी इसको खींच सकता हूँ। तो ई और एफ जो है ये एक रेखा है, तो ये जो रेखा ई एफ है ए डी और बी सी को समान अनुपात में काटेगी। तो अनुपात जो रहेगा ए ई अपॉन ई डी या डी ई, ए ई अपॉन डी बराबर होगा बी एफ अपॉन सी एफ। ठीक है दोस्तों, ये बात भी आप याद रखना, समान अनुपात में इसको काटे। अब बात करें हम दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु है, मान लो मैंने AC एक विकर्ण खींचा और BD एक विकर्ण, इसके दो विकर्णों के समलंब चतुर्भुज के, इन विकर्णों के जो मध्य बिंदु है वो है P और Q। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो PQ की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 1/2 DC माइनस AB, मतलब DC में से AB को घटा दो और उसका आधा कर दो तो PQ का मान यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा। इस चीज को भी आप याद रखें दोस्तों, कभी इससे संबंधित प्रश्न बना तो आप उसको हल करें। अब हम सीधे सवालों से आते हैं। इसमें प्रश्नों के तो बनने की संभावना जितनी भी थी उनसे संबंधित मैंने आपको रिलेशन इसमें लिखा दिए हैं, लेकिन अभी तक जो प्रश्न आए हैं ज्यादातर एंगल से संबंधित आते हैं, क्योंकि ज्यामिति में आयत और वर्ग चतुर्भुज और इनको ले लेते हैं, लेकिन जो इनसे संबंधित ज्यादा से ज्यादा कोणों से संबंधित प्रश्न आए, लेकिन फिर भी वो कंडीशनल लिखाने जरूरी है क्योंकि उनसे सीधा प्रश्न बनता है, और अगर अपन को रिलेशन पता होता है तो मात्र आधे से
मिनट से भी कम समय में हम उसको हल कर सकते हैं। इसलिए मैंने उन सभी कंडीशनों को आपको पढ़ा दिया। अब हम जो सवालों की बात करें तो सवाल इसमें एक तो कोणों के देखेंगे और एक क्षेत्रमिति से संबंधित देखेंगे, क्योंकि वर्ग और आयत से संबंधित अगर क्षेत्रमिति में प्रश्न पूछ लेता है तो वो ज्यामिति से संबंधित बस कोणों से संबंधित ही प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो हम वहां पर क्षेत्रमिति वाले प्रश्न भी यहाँ पर देख लेंगे। क्षेत्रमिति में जो 3-4 प्रकार के प्रश्न रहेंगे उन्हीं से प्रश्न आते हैं हर बार, आप उन्हीं को देखें। अब हम बात करते हैं प्रश्नों से। दिए गए समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। ये 150 डिग्री दे रखा, ये 75 डिग्री दे रखा, यहाँ 4x प्लस वाई और यहाँ 2x प्लस 5y। पूछा हमें x और y का मान। अब हमने अभी इससे पहले ही अभी पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज में जो रहेगा आमने सामने के कोण क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो यहाँ से हम देखें तो आमने सामने के कोण 150 डिग्री बराबर होगा 2x प्लस 5y के, तो 2x प्लस 5y बराबर हो गया 150 डिग्री के, और इधर 4x प्लस y बराबर हो गया 75 डिग्री के। 4x प्लस y किसके बराबर हो गया, 75 डिग्री के। अब हमारे पास दो इक्वेशन आएगी। अब मैं इस पहली इक्वेशन को 2 से गुणा कर देता हूं तो यहाँ 4x बन जाएंगी, तो हमें सोल्व करने में आसानी रहेगी। पहली इक्वेशन को मैं 2 से गुणा करके यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 10y बराबर 150 की हो जाएगी 300। ठीक है, इसको इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, इसको मैं तीसरी नाम दे देता हूँ। अब तीसरी में से दूसरी को घटाते हैं, मतलब यहाँ पर करते हैं 4x प्लस वाई बराबर, तीसरी में से हम किसको घटा रहे हैं, दूसरी को घटा रहे हैं, तो 4x प्लस 10y इक्वल टू 300। 4x प्लस 10y बराबर 300। इसमें से हम करते हैं 4x प्लस y बराबर 75। इसको घटाते हैं, 4x से 4x कट गए, 9y बराबर आए 300 में से अगर हम 75 को घटाते हैं तो बचते कितने हैं, 225। 9y बराबर 225 है, तो यहाँ से y बराबर क्या होगा, 225 बटा 9, 9 दूनी 18 और 9 5 45, y का मान आ गया 25 डिग्री। ठीक है, अब y का मान 25 डिग्री आ गया, तो इस y का मान अगर मैं यहाँ पर रख दूं 25 डिग्री का मान, तो यहाँ पर आप देखो इक्वेशन है 4x प्लस वाई बराबर 75 डिग्री, तो 4x प्लस वाई बराबर 75 डिग्री दे रखा है, y का मान हमने 25 डिग्री निकाल लिया, 4x प्लस 25 डिग्री बराबर 75 डिग्री, तो यहाँ से 4x बराबर क्या हो जाएगा, 75 माइनस 25, तो यहाँ से 4x बराबर क्या हो गया 50। यहाँ से मैं x का मान निकालू तो कितना आएगा 12.5, 12.5 x, और y का मान 25 डिग्री का है, ये रहा ये ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। यहाँ पर दो इक्वेशनें बन रही थी, कोण ए बराबर होगा कोण सी के, कोण बी बराबर होगा कोण डी के, एक्स और वाई के मान पूछे, दो इक्वेशनें दो अननोन। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट नहीं भी करो तो 4x प्लस वाई बराबर 75 जो पहली इक्वेशन बन रही है 4x प्लस वाई बराबर 75 डिग्री करेंगे, तो आप एक्स वाई के मान यहाँ पर देख लो, क्योंकि इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अगर आपको मैथमेटिक्स में अगर गुणा अच्छे से आता है तो देखो एक्स का वैल्यू 12.5 रखते हैं, आपको पता चल जाएगा ये तो हो गया 50, वाई 25 होते 75 के बराबर है, गया ये ऑप्शन पे टिक के आगे निकल गया। इसको देख लो, एक्स का वाई जैसे आप 25 रखते हो तो 25 चौक 100 हो गया यार, ये तो 100 तो ज्यादा हो गया 75 से, तो ये आंसर नहीं होगा। एक्स का मान 15 रखा तो 15 चौक 60, वाई का मान 30 रखा, ये अपने आप ज्यादा हो गया। एक्स का मान 30 रखा तो यहाँ तो वैसे ही 120 आ गए, तो यहाँ तो 75 डिग्री आने चाहिए। तो ऐसे आप झट से ऑप्शन से भी इसको कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको इक्वेशन सोल्व करके बताई। आप चाहो तो सीधा इसको एक इक्वेशन, कोई सी भी एक इक्वेशन पकड़ लो, इक्वेशन ऐसे उठाओ जिसमें मान रखना सरल हो, और मान रखने के बाद कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। यहाँ पर 4x प्लस वाई को अगर मैं इक्वेशन लेता हूँ बराबर 75, इससे मैं बहुत जल्दी से आसानी से आंसर को टिक कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न अब देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप होगा। अब यहाँ बात हो रही है समचतुर्भुज की, तो समचतुर्भुज देखो, आप समचतुर्भुज मान लो ये कोई समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज के क्या दे दी, विकर्णों की लंबाई दे दी, एक 8 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लेते हैं ये 8 है और ये 6 है। हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि समचतुर्भुज में विकर्ण जो है एक दूसरे को किस पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं, और जो विकर्ण रहते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो जैसे ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, मान लो ये ए बी सी और डी है, यहाँ पर बिंदु ओ ले लेते हैं। एसी विकर्ण 8 सेंटीमीटर है और बी डी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये विकर्ण है। अब ये विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब ये जो विकर्ण की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी 4,
इधर वाले की भी क्या हो जाएगी 4, ये वाले की हो जाएगी 3, और ये वाला जो रहेगा ये भी क्या रहेगा 3 रहेगा। ये 4, अगर ये एक दूसरे को ओ पे काट रहे हैं तो एओ और ओसी ये तो हो गया 4 4। इसी प्रकार यहाँ पर हो गया ओबी और ओडी, ये हो गया 3 3। क्यों? क्योंकि ओ बीडी जो पूरी 6 थी और एसी पूरी 8 थी, और विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते, तो ये विकर्ण यहाँ पर जहां कट रहे वहां से ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 4 हो गया, ये 3 और ये 3 हो गया। अब देखो यहाँ पर ऐसा बन रहा है, ये 4, ये 3, ये एसी की हम बात कर लें। और एक कंडीशन और है इसमें, समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को जो बांटेंगे वो 90 डिग्री पर काटते हैं, और दोनों बराबर भागों में काटते हैं, तो ये कोण भी क्या हो गया 90 डिग्री हुआ, ये कोण 90 डिग्री है, ये 4 है, ये 3 है, तो वही पाइथागोरस प्रमेय की बात होगी। ये 4 है, ये 3 है, आपको ये निकालनी, एसी निकालनी, तो एसी आते ही इस एसी में हम 4 का गुणा कर देंगे तो हमें क्या परिमाप मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सब चतुर्भुज में चारों ही भुजाएं जो रहती है बराबर लंबाई की रहती है। ये 4 है, ये 3 है, इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर √16 प्लस 9 बराबर हो जाएगा √25 के। √25 का मान होता है 5, तो ये रेखा ये जो है एसी जो है ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग गई। ये 4 ये 3, तो एसी का मान कितना आया 5 आया। अगर एसी 5 है तो एबी भी 5 है, बीसी भी 5 है और सीडी भी 5 है, क्योंकि ये समचतुर्भुज है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुणा भुजा, भुजा कोई सी भी एक ले लो, तो 4 गुणा में एसी भुजा ले लेता हूँ, और एसी की लंबाई क्या है 5, 4 गुणा 5 बराबर 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समचतुर्भुज की बात होगी। अब क्षेत्रमिति से संबंधित हम बात कर लेते हैं। आयत वर्ग के ऊपर क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि वहां पर दे रखा है आयताकार और वर्गाकार आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना जो क्षेत्रमिति से संबंधित है, वहां पर सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखा है। तो यहाँ आयत और वर्ग की बात कर लेते हैं। एक वर्गाकार मैदान 30 मीटर लंबाई का है, इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर मार्ग बना हुआ है, मार्ग पर 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लाल मिट्टी डलवाने का व्यय होगा। अब इस प्रकार के प्रश्न को आप देखो, ये यूं कह रहा है एक वर्गाकार मैदान है जो 30 मीटर लंबाई का है, वर्ग की चारों ही भुजाएं बराबर होती है, इसलिए वो 30 30 30 30 ऐसे करके एक वर्गाकार आकृति में है, जिसकी हम बात करें ये एक ऐसे वर्गाकार आकृति में एक मैदान है। ठीक है, 30 मीटर लंबाई का है, इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर मार्ग बना हुआ है। इसके अंदर क्या बना हुआ है, चारों तरफ 5 मीटर का मार्ग बना हुआ है, तो ये वर्गाकार आकृति थी। इसकी अगर मैं लंबाई बात कर लूं तो ये कितना है 30 मीटर का, वर्ग में चारों ही भुजा बराबर होती है, तो ये 30 मीटर। अब इसके अंदर क्या हुआ, एक 5 मीटर लंबाई का चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। ठीक है, अब देखो ये इसके अंदर जो ये मार्ग बना हुआ है ये रास्ता है, ये इसकी बात करें तो ये क्या है रास्ता बना हुआ है इसके अंदर। ठीक है, और इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो क्या है 5 मीटर, कितनी 5 मीटर। अब हमें पूछ रहा है कि इस रास्ते में 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लाल मिट्टी डलवाने का व्यय होगा। अब देखो आप 20 रुपए प्रति क्या पूछा वर्ग मीटर, मतलब मीटर का स्क्वायर आ रहा, मतलब हमें इस एरिया इसका एरिया निकालना है इस रास्ते का, कि यह रास्ता कितनी जगह घेर रहा है। तो इसके लिए आपके पास देखो, अगर मैं इसको ABCD नाम दे दूं और इसको DEFGH दे देते हैं, EFGH, आपके सामने दो वर्ग बन रहे हैं ABCD EFGH। इस ABCD वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं EFGH वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूं तो ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास, ये वाला। भाई इस बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से इस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूं तो इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा जितने में रास्ता निकला, और जो क्षेत्रफल आएगा उसमें हम 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लाल मिट्टी डलवा रहे हैं, 20 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास खर्चा आ जाएगा भाई कितना रुपया हमारा लगेगा। तो हम ABCD का क्षेत्रफल देख लेते हैं। पहले तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा भुजा का स्क्वायर, तो भुजा क्या दे रखी 30, 30 का स्क्वायर कर रहा तो कितना आया 9000। अब
ABCD का तो आ गया 9000। अब ये जो रास्ता था ये कितना था, 5 मीटर का। अब देखो इसकी भुजा कितनी होगी। अगर ये CD है, ये 5 मीटर, जो CD थी ये 30 मीटर थी। कितनी थी, 30 मीटर। अब ये CD 30 मीटर थी। अब इस CD को मैं यहाँ पर लाया तो देखो ये 5 मीटर इधर से कम हुई, 5 मीटर इधर से कम हुई, मतलब CD कितनी कम हुई, 30 माइनस 5 माइनस 5, 5 इधर से और 5 इधर से कम हुई, मतलब टोटल 10 कम हुई। मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, CD कितनी कम हुई, टोटल 10। तो 30 माइनस 10 बराबर 20। CD कितनी बची, 20 बची। अगर मैं इसको ऐसे लेके भी देखता हूँ, यहाँ पर CB कितनी थी, ये 30 थी। अब ये 30 थी, लेकिन 5 इधर से कम हुई, 5 इधर से कम हुई, तो ये 30 अब कितनी बची, वही 30 माइनस 10 बराबर 20। तो भुजा में एक ही निकाल ली क्योंकि ये वर्ग की बात हो रही है। तो ये 30 माइनस 20, 30 माइनस 10 कितनी बची थी, 30 माइनस 10। इसकी लंबाई कितनी होगी, 30 माइनस 10 बराबर कितनी होगी, 20। तो ये कितनी होगी, 20। ये भी कितनी है, 20। इसके क्योंकि ये अंदर भी वर्ग बन रहा है तो चारों 20 20 होगी। तो वर्ग, बात करें EFGH का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर बराबर 400। यहाँ 30 का स्क्वायर 900 आएगा, 9000 नहीं आएगा। कितना आएगा, 900। 30 का स्क्वायर आया 900, यहाँ 20 का स्क्वायर करा कितना आया, 400 आया। ठीक है दोस्तों, यहाँ 30 का स्क्वायर 900 आएगा, यहाँ 20 का स्क्वायर कितना आया, 400 आया। अब हमें निकालना क्या है, इस एरिया में 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लाल मिट्टी डलवाने का खर्चा कितना आया। तो ये एरिया निकालना था, पूरे वर्ग का निकाल लिया, अंदर वाले वर्ग का निकाल लिया। बड़े वर्ग में से छोटे वाले जो अंदर वाला वर्ग है इसको मैं घटा दूं इसके एरिया को, तो ये इस एरिया आ जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल मैं निकालूं तो वो क्या होगा, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस EFGH वर्ग EFGH का क्षेत्रफल। 900 माइनस 400 बराबर 500 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब वो क्या कह रहा, 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लाल मिट्टी डलवाने का व्यय। तो यहाँ से व्यय निकाल लेंगे। क्षेत्रफल हमें पता है 500 वर्ग मीटर, और एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना, 20 रुपए, तो कितना आ गया, 10,000 रुपए। कहाँ पर है 10,000, ऑप्शन में, ये रहा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब एक बार और आप देख लो, पहले वर्ग था ABCD जिसकी भुजा 30 मीटर थी, इसके अंदर 5 मीटर मार्ग का रास्ता बनाया। 5 मीटर मतलब चारों ही तरफ 5-5 मीटर का रास्ता है, ऐसा है। अब इस रास्ता अगर 5 मीटर का है तो अंदर बची जगह क्या रहेगी, ये वाली जगह जो रहेगी अंदर वाला वर्ग। इसकी बात करें तो 5 मीटर इधर भी था, इधर भी था, तो ये 30 में से 5 इधर कम हुआ, 5 इधर कम हुआ, तो ये लाइन कितनी बची, 20 बची। ये 20 है, ऐसे ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये वापस वर्ग बन गया। तो इस बड़े वर्ग में से इस छोटे वर्ग को अगर मैं घटा दूं तो ये वाला एरिया मेरे पास आ जाएगा जिसमें रास्ता निकाला गया। उस एरिया में मैं 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लाल मिट्टी डलवा रहा हूँ, तो उसका खर्चा निकालना है। तो इसके एरिया में मैं 20 का गुणा कर देता हूँ, तो खर्चा आ जाएगा 10,000 रुपए। यह क्षेत्र मिति से संबंधित सवाल चल रहा है। आकृति में दिए गए माप के आधार पर समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर समचतुर्भुज दे दिया। अब समचतुर्भुज में वही बात की विकर्ण एक दूसरे को किस पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। अब देखो इस प्रश्न में x+2 और x+y का कोई मतलब नहीं है, ये एक्स्ट्रा दे दिया, ये रीट का ही प्रश्न है। x+2 और x+y दे दिया। यहाँ पर मान लो ये बिंदु O है, ये दूरी दे दी OB x+y 2, और ये दूरी OD दे दी x+y। यहाँ ये 12 और ये 5 दे रखा है। अब इन दोनों चीजों का कोई मतलब नहीं है, तो जरूरी नहीं कि आपको प्रश्न में कोई चीजें दे रखे और आप समझो कि यार इसका तो यूज ही नहीं हो रहा, आंसर कैसा आ रहा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो प्रश्न में सारी चीजें दे रखी उनका प्रयोग करके ही आंसर आए। कुछ चीजें नहीं भी, कुछ चीजों का प्रयोग नहीं करके भी आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये 12 है, ये 5 है, और हमें पूछा क्या, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। अब इसका हमें क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। ये 12 ये 5 है, तो ये क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से ये कोण अगर 90 डिग्री है, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं, तो ये √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो √144 प्लस 25। ठीक है, तो यहाँ से मान आ जाएगा √144 प्लस 25। इधर देखो आप, अब आगे √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर किया था, यह आया था √12 का स्क्वायर 144, 5 का आएगा 25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 169, 169, और √169 क्या होता है, 13, 13 का
वर्ग करे तो 169 आता है, 169 आता है। तो ये जो भुजा AC है या AC है, ये कितनी आएगी? 13 आएगी। तो AC अगर आपके पास 13 आएगी, देखो AC का मान क्या आ गया? 13। और बात है क्या, ये समचतुर्भुज, ये 13 है तो BC या CB भी 13 होगी, BD भी 13 होगी, और AD भी क्या होगी? 13। और परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं की जो लंबाई रहती है उसका योग ही तो परिमाप होता है। तो यहाँ से परिमाप क्या जाएगा? 4 गुणा भुजा, भुजा क्या है? 13, 13 चौक 52, 52 हमारा उत्तर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ये सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ये रीट में आया हुआ प्रश्न है। अब इसमें x+2 और x+y का कोई मतलब नहीं है। अब बहुत सारे फिर भी अगर किसी को पता नहीं है 90 डिग्री का है, अब वो क्या करेंगे? x+2 है, इसको बराबर 5 के करेंगे, फिर x+y को बराबर 12 के करेंगे, फिर x+2 का और x+y का यहाँ से मान निकालेंगे, x और y का रूट का निकालेंगे, ये भी 5 आ जाएगी, ये भी 12 आ जाएगा। अब फिर वो ये 5 आएगी, ये 12 आएगी, तो ये पता चल गया ये 5 ये 5 ये 10 होगी। अब ये इसका मान निकालना है समचतुर्भुज में। अब वो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगे, ऐसे उलझे रहेंगे, जबकि आपको सीधा यहाँ 12 और 5 दे रखा और आपको पता है कि विकर्णों जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो ये 13 आंसर है। यहाँ पर इसके मान 13 आ गया, 13 13 13 करके 13 चौक 52 हो गया, 52 उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से प्रश्नों में आपको उलझाने के लिए भी कुछ चीजें दे सकते हैं। एक प्रश्न ऐसा पहले भी आया था, एक जब मैं आपको किसी अदर क्लास में पढ़ा रहा था, वहां पर जो एक पहली लाइन थी वो प्रश्न बहुत लंबा था। उसमें जो पहली लाइन दे रखी थी उसमें कुछ मान दे रखे थे, उसका कोई प्रयोग नहीं था, बस वो ऐसे ही दे रखी थी। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है। अब ये भी एक रीट का प्रश्न है। 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, एक वर्ग जिसकी भुजा 15 मीटर है, वर्ग जिसकी भुजा 15 मीटर है, तो क्षेत्रफल होगा 15 का स्क्वायर, मतलब 225 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ तो 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत। दूसरा, 3 वर्ग जिनकी प्रत्येक भुजा 5 मीटर है, और एक वर्ग जिसकी भुजा ही 5 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ही 25 वर्ग मीटर होगा, 25 मीटर स्क्वायर, क्योंकि भुजा का स्क्वायर करके तो यही 25 हो गया, तो वहां तो 15 ही चाहिए। और 3 की बात हो रही तो 3 का मिलाएंगे तो 25 25 25 75 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 15 वर्ग जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मीटर है, एक वर्ग जिसकी भुजा 1 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर मतलब तो 1 मीटर स्क्वायर। और ऐसे कितने वर्ग है? 15। तो 15 गुणा 1 का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, तो 15 गुणा 1 मीटर स्क्वायर बराबर 15 मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन सी क्या होगा? ये सही हो गया। 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, 15 वर्ग जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मीटर की। एक चौथा ऑप्शन भी देख लो, 5 वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 3 मीटर की, एक वर्ग जिसकी भुजा 3 मीटर ले लेते हैं, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 क्या 9। एक वर्ग का क्षेत्रफल ही 9 हो गया, और यहाँ 5 की बात हो रही है, तो 5 गुणा 9 हो जाएगा 45 मीटर स्क्वायर। तो 45 भी क्या हो गया? 15 से ज्यादा हो गया। तो वैसे ही सी ऑप्शन आपने चेक कर लिया, सी में आंसर आ गया, इसको टिक करके आगे निकल जाओ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाएं 6 और 8 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो समलंब चतुर्भुज बना देते हैं पहले। तो समलंब चतुर्भुज की बात हो रही है, समलंब चतुर्भुज ये रहा आपके सामने समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज में वो कह रहा है समलंब जिसके समांतर भुजाएं, ये तो होगी 6 सेंटीमीटर छोटी वाली, वह 8 सेंटीमीटर, ये होगी 8 सेंटीमीटर, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ये दूरी जो h थी ये कितनी दे दी? 3 सेंटीमीटर। अब हमने समलंब चतुर्भुज का जो फॉर्मूला था वो पढ़ा था, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, या फिर समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। इस सीधे फॉर्मूले से इसका उत्तर आ जाएगा, समांतर भुजाओं के, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए, कंडीशन है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। इस प्रकार के सीधे प्रश्न भी आपके आ सकते हैं। तो समांतर भुजाओं का योग कितना है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग करा 8 + 6 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी कितनी है? 3। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 8 और 6 14 गुणा 3, इससे इसको काटा 7 बार 7 या 21 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया? उसका उत्तर हो गया। कहाँ? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या आंसर आया? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये समलंब चतुर्भुज का एक प्रश्न मैंने यहाँ पर ले लिया। अब हम बात करते हैं, इससे पहले हमने आयताकार जो आयताकार वहां पर हमने वर्गाकार देखा था, अब हम आयताकार बगीचे की बात करते हैं।
220 मीटर गुणा 70 मीटर का एक आयताकार बगीचा है। बगीचे के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो उस प्रश्न में और इस प्रश्न में क्या अंतर है, अभी हम बात करते हैं। ये कह रहा है एक 220 मीटर और 70 मीटर का एक आयताकार बगीचा। अब ये मैं आयताकार बगीचा ले रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने आयताकार बगीचा ले लिया। ये तो हो गया 220 मीटर। और ये अंदर से अंदर ये है 70 मीटर। 220 मीटर तो लंबा, 70 मीटर चौड़ा। ये होगी इसकी भुजाएं। बगीचे के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। एक चीज याद रखना, इन प्रश्नों में आपको दे रखा है बगीचे में अंदर की ओर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, या फिर नहीं दे रखा कि रास्ता किधर है तो आप उसको बाहर की तरफ बना ले। बगीचे के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया तो चारों ओर बनाया गया है तो ये चारों ओर बाहर आएगा, अंदर नहीं आएगा। वर्ग वाले में आपको दे रखा था बगीचे के अंदर, या वर्ग वाले का सवाल भी मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या था। ये देखो अभी वर्ग वाली बात करते हैं। 30 मीटर लंबाई का, इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर मार्ग, यहाँ पर साफ अंदर लिखा हुआ था इसलिए अपन ने उस मार्ग को क्या लिया, अंदर लिया। लेकिन अगर आपको प्रश्न में नहीं दिया हुआ है कि अंदर बना रखा है या बाहर बना रखा, तो यहाँ देखो बगीचे के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया तो आप उसको बाहर की तरफ बनाए। नहीं दिया गया है तो बाहर की ओर बनाए और उस प्रश्न को हल करें। अगर आपको 4 ऑप्शन में उत्तर मिल रहा है तो आप उस पर टिक करके आगे निकल जाए। पहली चीज तो आपको बाहर की तरफ बना के बात करनी है, और अगर उसके बाद भी अगर आपने बाहर की तरफ ले लिया और आंसर नहीं मिल रहा तो फिर उसको अंदर की तरफ शिफ्ट करके निकाले, तब आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। लेकिन फर्स्ट कंडीशन है जहां तक रहता है बाहर की तरफ ही मार्ग बनता है। पर क्या पता कोई अगर कहते कि बगीचे के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया तो चारों ओर उसको अंदर भी ले सकते। वैसे स्पष्ट रूप से तो चारों ओर का मतलब है बाहर की ओर ही बना है, जब तक वो आपसे ये नहीं कहे कि अंदर की तरफ चारों, अंदर की तरफ चारों तरफ, अंदर चारों ओर अंदर की तरफ रास्ता बना है, तब अंदर की बात करेंगे। लेकिन अगर उसने नहीं कहा कि अंदर की तरफ रास्ता है तो आपको बाहर रास्ता बनाना है। आप इस किसी भी प्रश्न को पढ़ने में जल्दबाजी ना करें, यह जरूर देखिए कि रास्ता अंदर की तरफ तो नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है तब तो आप सीधा उसमें रास्ता बाहर की ओर बना के कैलकुलेशन करें, आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपके कैलकुलेशन के हिसाब से अवश्य मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर लिखा है कि बगीचे के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। अब चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया ना, तो ये चारों ओर जो रास्ता है ये बाहर ही बना है। अब देखो अब इस रास्ते को बना लेते हैं। ये हो गया आपका बगीचा। अब इसके चारों ओर ये 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। कितना, ये जो रास्ता है ये कितना है, 4 मीटर का। अब देखो ये यहाँ तक, ये ए बी की बात करूं मैं, इसको ए दे देता हूँ, यहाँ बी दे देता हूँ, यहाँ सी दे देता हूँ और यहाँ डी दे देता हूँ। ये ए और बी जो है ये 220 है। इधर भी इसके 4 मीटर का रास्ता, इधर भी 4 मीटर का। तो ये जो पूरी लाइन में मान लो ए बी सी डी हो गया, ये ई और एफ ले लेते हैं। तो ये ई एफ कितनी होगी, 220। तो ये 4 इधर जुड़ा 4 इधर जुड़ा, देखो ये 4 यहाँ जुड़ गया, ये 4 यहाँ जुड़ गया, और ये वाली तो 220 थी सही। तो इसमें ये कितनी होगी ई एफ, 220 प्लस 4 4 2 जुड़े जो 8, 228 होगी। ठीक है, ई एफ कितनी होगी, 228। अब बात करें इस 70 वाली लाइन की, ये 70 मीटर थी, इसमें भी देखो आप 4 मीटर इधर जुड़ा 4 इधर जुड़ा, तो ये जो थी ई एफ जी और एच ले लेते हैं। ई एफ तो हमने निकाल ली 228 है। अब एफ जी की बात करें, यह 70 थी, इसमें 4 इधर जुड़ा, तो 70 में कितने जुड़ गए, 8 जुड़ गए, ये कितनी होगी 78 ही होगी। आई बात समझ में, वो 70 थी तो 78 होगी, और ये 220 थी जो 228 होगी। अब हमें क्या निकालना है, ये भी 228 ही होगी क्योंकि आमने सामने की हो जाए, और ये कितनी हो जाएगी 78। अब हमें निकालना क्या है, पथ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, इस बड़े आयत के क्षेत्रफल में से मैं छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या करूं, घटा देता हूं। ठीक है, जो बड़ा आयत है इसके क्षेत्रफल में से हम छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। तो अब देखो आप, मैं बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा रहा हूँ। बड़े आयत की भुजा है 228 और 78, मतलब लंबाई है 228, चौड़ाई है 78। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल मान ले हम, आयत
ई एफ जी एच का क्षेत्रफल। आयत ई एफ जी एच के क्षेत्रफल की हम बात करें तो वो आ जाएगा 228 गुणा 78। छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल, छोटे आयत एबीसीडी की क्षेत्रफल की बात करें तो आएगा 220 गुणा 70। अब इस क्षेत्रफल में से मैं इस क्षेत्रफल को घटा दूं तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पथ का क्षेत्रफल वो बराबर होगा 228 गुणा 78 माइनस 220 गुणा 70। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें 228 गुणा 78 को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा 17,784। 220 में से हम 220 गुणा 70 करें तो आएंगे 00 7 दूनी 14 4 15,400। ये आए 17,784 और ये आए 15,400। 17,784 में से 15,400 गए तो कितने बचे? 2,384 मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन कहाँ है? ये रहा ऑप्शन सी, 2,384 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो ये क्षेत्रफल आएगा इस एरिया का या रास्ते का वो आ जाएगा 2,384 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें याद रखनी है कि अगर उसने अंदर का नहीं दिया गया है तो हम बाहर की तरफ रास्ता लेंगे और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे बढ़िया तरीका है बड़े आयत का क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा दो तो आपको बचे हुए पथ का क्षेत्रफल मिल जाए। अब वो इसी पथ के क्षेत्रफल के बाद इसी प्रश्न को आगे बढ़ा देता है। पथ का जो क्षेत्रफल है या पथ का जो एरिया है उसमें रास्ता बनाने के लिए या डामर की सड़क बनाने के लिए 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर का खर्चा आया तो कितने पैसे लगेंगे? तो जो क्षेत्रफल आया था इसमें हम 50 का गुणा करके आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 20 मीटर व चौड़ाई 15 मीटर है के बीचों बीच 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएगा तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो आयताकार मैदान, ये एक अंतिम प्रकार का प्रश्न है। इसमें यह आयताकार मैदान है के बीचों बीच 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। अब इसके बीचों बीच देखो 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाते हैं। ये ले लेता हूं ए बी सी डी, लंबाई 20 मीटर, ये 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, ये 15 मीटर, और ये जो रास्ता बनाया गया है ये कितना है? 5 मीटर चौड़ा। ठीक है, अब एक बात याद रखना, जब तक ये बात नहीं कही गई कि लंबाई के अनुदिश या चौड़ाई के अनुदिश रास्ता बनाया गया है तब तक आप एक ही रास्ता ना बनाए। बहुत से सोच रहे होंगे सर ये एक ही रास्ता बन जाता है, ये भी तो बीचों बीच है, या इसको इधर बना दिया ये भी तो बीचों बीच है। इसे नहीं, बीचों बीच का मतलब चौड़ाई के भी बीचों बीच, लंबाई के भी बीचों बीच, मतलब ये रास्ता है पूरा, वो 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना, तो ये जो लंबाई थी इसके बीचों बीच रास्ता, चौड़ाई थी इसके बीचों बीच रास्ता, रास्ता ऐसे बनेगा। आप एक तरह से रास्ता न बना दे कि आप ऐसा करके ये आपने आकृति बना दी, ये बीचों बीच इसमें रास्ता निकल गया, नहीं, बीचों बीच तो ये भी तो है। तो दोनों ही कंडीशनें लेनी है एक साथ, याद रखें इस बात को। ये बीचों बीच ये भी है और ये भी है, वहां पर आपको ऐसे नहीं दिया गया लंबाई के अनुदिश बीचों बीच लो या चौड़ाई के अनुदिश बीचों बीच लो, और इस प्रकार से अनुदिश करके बीचों बीच देगा भी नहीं। वो बस आपको सीधा बोलेगा एक आयताकार मैदान या वर्गाकार मैदान भी दे सकता है कि बीचों बीच 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया तो रास्ते का क्षेत्रफल। तो आपको जैसे बीचों बीच रास्ता पूछे तो आपको ऐसे और ऐसे पूरा रास्ता दोनों तरफ बनाना है। अब अपन को क्या करना है? रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो ये पूरा कितना हो गया, अगर इस पूरे को मैं एक ही लाइन को इसका पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं तो ये तो हो गया पूरा यहां से यहां तक 20 मीटर, तो 20 मीटर तो लंबा और 5 मीटर चौड़ा। अगर मैं इसका रास्ता निकाल लूं इस रास्ते का, इसको मैं नाम दे देता हूं ABCD हो गया, EF G और H। इस EF GH का निकाल रहा हूं मैं क्षेत्रफल, EF G और H।
तो इसकी चौड़ाई है 5 मीटर, लंबाई है 20 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EFGH का क्षेत्रफल, तो वो आ जाएगा, ये है 20 मीटर तो लंबा और 5 मीटर चौड़ा, 20 गुणा 5 बराबर 100 मीटर स्क्वायर। ऐसे EFGH हो गया, ABCD EFGH। अब आप बात करते हैं IJKL। अब मैं इस IJKL इस वाले चतुर्भुज या इस वाले आयत की बात करूं एक तरफ से, या रास्ते की बात करूं, तो इसकी तो चौड़ाई इसकी भी 5 मीटर है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये है यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर। तो इसका बात करें IJKL का क्षेत्रफल, ये भी रास्ता है, इसका क्षेत्रफल की बात करें इस पूरे की, तो इसकी आ जाएगी 15 गुणा 5 बराबर 75 मीटर स्क्वायर। मैंने इस पूरे का निकाल लिया, इसका निकाल लिया। अब देखो इसमें जो ये वाला एरिया है, ये डिब्बा, ये 2 बार जुड़ा है। जब मैंने इसका निकाला तब भी जुड़ा, इसका निकाला तब भी जुड़ा, तो मैं इस इतने से डिब्बे का क्षेत्रफल निकाल लूं और उसको इन दोनों के क्षेत्रफल में से घटा दूं, क्योंकि ये इसमें भी जुड़ा, इसमें भी जुड़ा, जबकि जोड़ना में एक ही बार है, तो ये एक बार इसमें जुड़ गया, एक बार इसमें जुड़ गया, मतलब 2 बार जुड़ गया, और हमें जोड़ना एक ही बार था। इसके क्षेत्रफल को मैं इन दोनों के क्षेत्रफल के जोड़ में से घटा दूं, तो एक बार वाला क्षेत्रफल घट जाएगा और हमें एक ही बार का लेना है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकाले, ये 5 मीटर है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो ये ऐसा है, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ऐसे 5 मीटर की भुजा का एक वर्ग बन गया। इसके क्षेत्रफल की हम बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल रहेगा वो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बराबर 25 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल हो गया बीच वाला जो एरिया है, ये निकल के आ गया कितना, 25 मीटर स्क्वायर। इसी को हमने 2 बार जोड़ा था, क्योंकि इसमें भी निकाला था इस क्षेत्रफल और इसमें भी निकाला था, दोनों क्षेत्रफलों में ये 2 बार जुड़ चुका था, एक बार इसमें जुड़ गया, एक बार इसमें जुड़ गया। अब इसका अकेले का हमने क्षेत्रफल निकाला 25 मीटर स्क्वायर का, इस अकेले के क्षेत्रफल को हम इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ के उसमें से घटा देते हैं, तो जो इस रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल रहेगा वो क्या रहेगा, 100 प्लस 75 माइनस 25, 100 और 75 को जोड़ा तो 175, इसमें से 25 जो ये कॉमन एरिया आ गया था, इसमें 2 बार जुड़ गया था, उसको घटा दिया तो कितने बचे, 150, तो 150 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो रास्ते का क्षेत्रफल रहेगा वो कितना रहेगा, 150 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। यहाँ पर अबस अदा करके 4 ऑप्शन नहीं दिए, यहाँ पर आंसर क्या रहेगा आपका, 150 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट, इसका एक सीधा फॉर्मूला भी बता दूंगा आपको कैसे आपको करना है। आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला जैसे अगर ये है हमने ले ली L, लंबाई L, चौड़ाई B, और रास्ते का जो क्षेत्रफल, रास्ते की जो चौड़ाई उसको स्मॉल m ले लेते हैं या W ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, W। रास्ते की जो चौड़ाई है ये है W, क्या है, इस चौड़ाई की बात करूं मैं तो इसको मैं ले रहा हूं W। तो देखो हमने किया क्या, L गुणा W, B गुणा W माइनस W का स्क्वायर, ये W था, ये W W W। इसका मैं सीधा फॉर्मूला आपको लिख देता हूं यहाँ पर। अगर रास्ते की चौड़ाई W है तो W गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई, इससे आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको इसको बेसिक रूप से समझा दिया, आप इससे करें, इस फॉर्मूले को याद मत रखो, आप तो इस तरीके से कर लेना प्रश्न को, क्योंकि आप इसको ऐसे करोगे तो उसमें गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे। उसमें आपने फॉर्मूला थोड़ा सा आगे पीछे होगा और गड़बड़ हो जाएगी, आप तो बस इसको याद रखना। ये फिर भी इसलिए लिख दिया यार, W चौड़ाई है इसकी, रास्ते की चौड़ाई, या फिर यहाँ नीचे लिख देता हूं मैं अलग से, W बराबर रास्ते की चौड़ाई, बाकी L तो आपको दे रखा, मैदान की लंबाई, B क्या होगा, मैदान की चौड़ाई, W गुणा L प्लस B माइनस W। ठीक है, यही हमने करा इसमें, पर ये मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, इसलिए वो फॉर्मूला डायरेक्ट आपको वैसे याद मत रखो आप तो, क्योंकि यहाँ पर अभी तो ये अंदर दे दिया, इसी रास्ते को अगर वो अलग अलग कंडीशनों में दे दो तो फिर आपको वहां पर इस फॉर्मूले से समस्या आ जाएगी। आप तो बिल्कुल बेसिक रूप से समझो कैसे है, वो मैंने लिख दिया
जिनको बिल्कुल ही इसमें भी समस्या आ रही है तो आप उसी को याद रख लो, पर वहां पर भी आपको प्रश्न में दिया हुआ रहेगा और उन वैल्यू को पुट करने के लिए दिमाग लगाना ही पड़ेगा। इससे बड़े तो आप ऐसे करें, ये रहा आयताकार आपके पास एरिया, यहाँ पूछा बीचों बीच 5 मीटर चौड़ा रास्ता। इस चीज को आप हमेशा याद रखना, बीचों बीच रास्ते की बात हुई तो रास्ता इसके भी बीच में चलेगा और इधर से भी चलेगा, मतलब लंबाई के हिसाब से भी बीचों बीच लेना है, चौड़ाई के हिसाब से भी बीचों बीच लेना है। अब हमने रास्ता ये ऐसे और ऐसे लिया, फिर हमने क्या किया, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाला, ये आ गया 100, क्योंकि 20 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा था। फिर इसका निकाला, ये 15 मीटर तो लंबा और 5 मीटर चौड़ा था, तो इसका निकाला तो ये भी 75 आया। अब देखो आप, जब मैंने इसका निकाला तब भी ये वाला एरिया, ये जो मैंने इसको पीला बनाया हुआ है, ये डिब्बा जुड़ा, इधर से निकाला तब भी ये जुड़ा, तो ये 2 बार जुड़ गया था, इसलिए हमको क्या करना था, एक बार वाला एरिया इसका घटाना था। मैंने इस अकेले का एरिया निकाला, ये 5 मीटर था, 5 5 5 5, चारों तरफ से 5 5 आएगा क्योंकि 5 मीटर रास्ता है, तो ये 25 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। तो इन दोनों का मैंने अलग अलग जो एरिया निकाला, उसमें से मैंने इस वाले का घटा दिया, इन दोनों का अलग अलग आया था 100 प्लस 75, 175, उसमें से इसका ये जो 2 बार जुड़ा था तो एक बार वाला मैंने घटा दिया 25, तो 150 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यही खत्म करते हैं। ये इसमें मैंने आयताकार और वर्गाकार वस्तुओं से संबंधित क्षेत्रमिति भी ले ली है। लगभग आयताकार और वर्गाकार वस्तुओं से संबंधित क्षेत्रमिति के इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अब जो हम आगे बात करेंगे वो रहेगा घन, घनाभ और शंकु और बेलन, इनका आयतन से संबंधित, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और इनके कोण कितने होते हैं, भुजाएं कितनी होगी, और इस प्रकार की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और घन, घनाभ से संबंधित और आयतन वाली जो बातें रहेगी, शंकु और बेलन की भी, इनको हम एक ही क्लास में मैं एक एक चीज को उठाऊंगा, घन, घनाभ, शंकु और बेलनाकार आकृतियों में से, और उनसे संबंधित सारे फॉर्मूले एक साथ चलेंगे, और कोई भी एक अपन ऐसा प्रश्न उठाएंगे जिस प्रश्न में उन सारे ही फॉर्मूलों को एक ही प्रश्न में हल कर लेंगे, मतलब एक ही प्रश्न में घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन, उसकी भुजाएं, सारी चीजें एक ही प्रश्न में देखेंगे, ताकि 3 4 प्रश्न हम लेंगे, हर एक चीज का, घन का एक प्रश्न, एक घनाभ का प्रश्न, एक शंकु का और एक बेलन का, 4 प्रश्न लेंगे, चारों प्रश्न में उसकी सारी चीजें पूछ लेंगे, ताकि आपको ज्यादा प्रश्न नहीं करवा के मैं कम प्रश्नों में सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ताकि वीडियो भी ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, आपको भी कम टाइम में पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।